हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों, ये क्लास 11th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। परमाणु संरचना चैप्टर है और अभी तक हम बोर मॉडल पढ़ चुके हैं और बोर मॉडल की असफलता के कारण भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अभी समय था कि ज़्यादा उपयुक्त मॉडल दिया जाए, ज़्यादा बेटर मॉडल दिया जाए जो कि परमाणु के बारे में ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझा सके कि परमाणु वास्तव में क्या है और उसके मूलभूत कण कैसे उसके अंदर उपस्थित होते हैं। ओके, तो अब समय था कि बोर का मॉडल असफल हो चुका है, उसके बाद परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल दिया गया। ठीक है, जो टॉपिक है अपना वो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल पढ़ने का। ठीक है, तो जैसे बोर का मॉडल दिया तो बोर के मॉडल का विकास हमने पढ़ा कि बोर का मॉडल डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है, समय लगा उसमें, बोर ने समय लिया। ऐसे ही परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल है उसको भी समय लगा, उसका भी एक डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका विकास। ठीक है, तो इसका विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहां से ये अवधारणाएं आई कि क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल है वो देने की जरूरत कैसे पड़ी और किस प्रकार से उसकी अवधारणाओं को समझा गया। ओके बच्चों, तो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल को समझने के लिए यहां पर दो अवधारणाओं को समझना जरूरी है। पहली अवधारणा है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जैसे हमने पीछे विकिरणों की द्वैत प्रकृति पढ़ी है बच्चों। ठीक है, और दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बात करेंगे। मतलब दो अवधारणाओं को समझेंगे तो हम क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल को समझ सकते हैं। दो अवधारणाओं को समझेंगे तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति को हम डे ब्रोगली समीकरण से समझ सकते हैं। डे ब्रोगली समीकरण से बच्चों हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझ सकते हैं। ठीक है, डे ब्रोगली समीकरण। तो देखो 1913 में बोर ने मॉडल दिया, असफल हो गया। तो अब समय आया 1924 में। पूरा नाम है लुईस डे ब्रोगली। लुईस डे ब्रोगली, इसने एक समीकरण दी जो द्रव्य की मतलब पदार्थ की द्वैत प्रकृति को समझाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे विकिरणों की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति कौन कौन सी कि एक तो विकिरणों की तरंग प्रकृति होती है और एक कणीय प्रकृति या कण प्रकृति होती है। तो इसी प्रकार से 1924 में लुईस डे ब्रोगली ने बताया कि जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसकी भी द्वैत प्रकृति होती है। पदार्थ है, उसके अंदर भी तरंग गुण होता है और कणीय गुण होता है, वो भी तरंग की तरह और कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ओके, तो टॉपिक आज का अपना है डे ब्रोगली समीकरण। अब इसमें सबसे पहले तो ये लिख दोगे 1924 में लुईस डे ब्रोगली समीकरण। लुईस डे ब्रोगली ने ये बताया, ये समझाया, ये बताया कि जिस प्रकार विकिरणों की द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार द्रव्य मतलब पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है, तरंग तथा कणीय प्रकृति। फिर उसके बाद लिख दोगे डे ब्रोगली समीकरण को एक तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, और दूसरा आइंस्टीन की समीकरण। आइंस्टीन की समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात कि डे ब्रोगली समीकरण जो है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसमें काम लिया गया और एक आइंस्टीन की समीकरण, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला करके हम डे ब्रोगली समीकरण को निकाल सकते हैं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है बच्चों, तुमने पीछे पढ़ा है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है E=hν। ठीक है, और एक इक्वेशन हम समीकरण पहले पढ़ चुके हैं, C=λ×ν। तो अगर हम न्यू निकालेंगे तो न्यू क्या आ जाएगा बच्चों, C/λ। तो हम न्यू को यहां से ले लें C/λ, तो ये आ जाएगा E=hc/λ।
ठीक है, ये तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आया है। E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। जानते हो E क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी। H क्या है बच्चों? प्लांक स्थिरांक है। C क्या है? प्रकाश का वेग है। और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, ऐसे ही आइंस्टीन समीकरण है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। और आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार या आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन की समीकरण क्या है बच्चों? E इक्वल टू mc²। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं कि समीकरण नंबर 2 है। तो ये आइंस्टीन की समीकरण है। E यहां पर क्या है? एनर्जी, वही ऊर्जा। m क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। और c क्या है बच्चों? प्रकाश का वेग। तो इन दोनों समीकरणों को मिला दें तो हम दे ब्रोगली समीकरण निकाल सकते हैं। तो आगे हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला दें तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा है और E इक्वल टू mc²। तो मैं E की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। तो एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? mc²। ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा h अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc। ओके बच्चों, अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू यह आ जाएगा h अपॉन mc। लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर ले लो, mc इधर आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। ओके बच्चों, यहां पर हम एक बात लिख देंगे कि c यहां प्रकाश का वेग है। c बच्चों यहां पर क्या है? प्रकाश का वेग है। यदि द्रव्य कण का वेग, द्रव्य मतलब पदार्थ का वेग v हो तो, ठीक है, क्योंकि यहां पर c तो प्रकाश का वेग है और अगर द्रव्य का वेग v हो तो क्या आ जाएगा बच्चों? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, c जो प्रकाश का वेग है उसकी जगह हमने क्या ले लिया? द्रव्य का वेग ले लिया। ठीक है, ओके, तो एक समीकरण आ गई h इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ये जो समीकरण है बच्चों ये दे ब्रोगली समीकरण है। ठीक है, यही समीकरण दे ब्रोगली समीकरण है। m क्या है? m है बच्चों पदार्थ का द्रव्यमान और v क्या है? उसका वेग। ठीक है, तो m इंटू वी को p भी लिख सकते हैं, यही लिखते हैं, m इंटू वी को हम p भी लिख सकते हैं और p जो है उसको संवेग बोलते हैं। p क्या है बच्चों? संवेग। तो मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p मतलब वो जो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv है ना, उसको हम लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p लिख सकते हैं। उसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? कि ये जो लैम्डा है ये p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है ना, लैम्डा जो है वो p के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो लैम्डा और p एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अब लैम्डा क्या है बच्चों? ये है तरंग गुण, क्योंकि लैम्डा तो होता है तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा है वो तरंग गुण को दर्शाएगा और जो p है संवेग है तो वो कणीय गुण को दर्शाता है, वो कणीय गुण को दर्शाता है। तो हम लास्ट में निष्कर्ष में लिख देंगे, अर्थात तरंग गुण और कणीय गुण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कि अगर कोई विकिरण या कोई पदार्थ तरंग के रूप में ज्यादा गति कर रहा है तो फिर उसकी कणीय प्रकृति कम है, और कणों के रूप में है तो उसकी तरंग प्रकृति कम होती है। ठीक है, कणों के रूप में ज़्यादा अगर वो गति करता है तो उसका तरंगीय गुण कम होता है। ठीक है, मतलब तरंग गुण बढ़ेगा तो कणीय गुण घटेगा, कणीय गुण बढ़ेगा तो तरंगीय गुण घटेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तरंग गुण और कणीय गुण को समझाने वाली समीकरण है दे ब्रोगली समीकरण बच्चों, जिसको 1924 में लुईस दे ब्रोगली ने समझाया कि यह पदार्थ के तरंग और कणीय प्रकृति को समझाने वाली समीकरण है। और इसको समझने के लिए हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन की समीकरण दोनों को उपयोग में लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं
तो ये समीकरण आती है, या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। mv को हम p बोलते हैं संवेग, मास और द्रव्यमान, मास और वेग, मास और वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान और वेग इनका गुणनफल है संवेग। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये तो है दे ब्रोगली समीकरण। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो दे ब्रोगली समीकरण की भी कुछ सीमाएं हैं, यहाँ इसको समझते हैं हम आगे कि जो दे ब्रोगली समीकरण है, सामने समीकरण को हमने लिखा हुआ है, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो इसके बाद टॉपिक डाल दोगे, डेरिवेशन नोट करने के बाद टॉपिक डालोगे दे ब्रोगली समीकरण की सीमाएं। दे ब्रोगली समीकरण की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इसको समझते हैं। तो बच्चों, दे ब्रोगली समीकरण से हम छोटे कणों की, छोटे कण जो है ना, उनके ऊपर तो इसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, छोटे कणों के ऊपर, लेकिन बड़े कण, उनके ऊपर इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती? तो दे ब्रोगली समीकरण क्या है बच्चों? लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये दे ब्रोगली समीकरण। अगर किसी बड़े कण के ऊपर इसको लगाते हैं ना, तो जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान बहुत कम आता है, ठीक है। देखो, बड़े कण के ऊपर लगाएंगे तो उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसका मान कम आएगा। तो बड़े कण के ऊपर लगाते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य कम आता है, उसमें तरंगीय गुण कम होता है, और इतना कम आता है कि उसका मापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़े कणों के ऊपर इसको लगाने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मान लो कि 1.5 किलोग्राम की कोई गेंद है, और वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी गई है, तो इसके ऊपर अगर हम दे ब्रोगली समीकरण लगाते हैं और लैम्ब्डा निकालते हैं, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच क्या है बच्चों? प्लांक स्थिरांक। क्या मान होता है इसका? 6.6 गुना 10⁻⁻34, और उसका द्रव्यमान कितना आ गया? 1.5 किलोग्राम, इंटू उसका जो वेग है बच्चों वो है 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए अगर हम लैम्ब्डा लगाते हैं तो ये 10⁶ ऊपर जाएगा, -6 बन जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 10⁻⁻40, -34 तो है ही, -6 ऊपर हो जाएगा तो -40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको हल करें तो ये 6.6 और ये नीचे है 1.5, तो दशमलव से दशमलव को हम हटा दें तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60, तो 4 और फिर 0.4, 60 फिर आएगा, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻40 मीटर। तो बच्चों, ये जो मान है ये बहुत कम है, ये जो मान है ये अत्यंत कम है। तुम देख रहे हो -40 आ रहा है, अत्यंत कम है, जिसका मापन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अत्यंत कम मान होने से मापन करना बहुत कठिन है, इसलिए हम बड़े कण के ऊपर इसको नहीं लगा सकते। बड़े कण की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करने में, उसका तरंगीय गुण ज्ञात करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। अगर इसी को हम छोटे कण के ऊपर लगाते हैं बच्चों, छोटे कण के ऊपर लगाएं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर अगर हम दे ब्रोगली समीकरण लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर बच्चों अगर हम दे ब्रोगली समीकरण लगाएं तो उसके लिए लैम्ब्डा निकालेंगे, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू फिर से एच अपॉन एम वी आ जाएगा, उधर भी लिखा है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन पर लगाएं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन, इसी बात को मान लो कि ये जो कण है ये 1.5 kg का है, मतलब गेंद है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दूं, बाकी सब सेम रख लूं, ठीक है, इसी वेग से मान लूं उसको मैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, और ये आ जाएगा बच्चों कि 10⁻6, ठीक है। मान लो मैं इसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि दे ब्रोगली समीकरण जो है वो छोटे कणों पर तो उपयुक्त है जबकि बड़े कणों के ऊपर उपयुक्त नहीं है। तो जैसे बड़े कण के ऊपर लगाया तो लैम्ब्डा का मान बहुत कम आया, जिसका मापन करना कठिन काम है। जबकि अगर हम इसको छोटे कण के लिए लगाते हैं, ठीक है, छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण है, तो इसके ऊपर लगाते हैं तो फिर लैम्ब्डा का मान कितना आएगा बच्चों? तो उसके लिए हम इसको हल करते हैं। ये 9.1 तो ये आ जाएगा 6.6 और ये 9.1, इसको हल करें तो ये ऊपर है 10 टू पावर -34, ये ऊपर जाएगा तो +31 और ये ऊपर जाएगा तो -6। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया? -34 और ये माइनस हो गया 40 और ये है 31 तो 9। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू इंटू 10 टू पावर -9। इसको हल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर इसको हल करें तो ये आ गया 6.6 अपॉन 9.1। दशमलव से दशमलव को हटा भी दें या मान लो कि ऊपर हम दशमलव को हटा दें और इसको 9.1 रख लें तो ये एक दशमलव हट गया, राइट साइड में चला गया, तो एक घात जो है उसकी घट जाएगी, -10 हो जाएगी, ठीक है। और ये 66 अपॉन 9.1 है तो 9 7 जा 63, तो यह आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, 63 फिर आएगा 3 तो यह लगभग आएगा 3। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू यह आ गया बच्चों 7.3 इंटू 10 टू पावर -10। देखो इसका मान बहुत कम है, लेकिन इसका मान इतना ज़्यादा कम नहीं है, तो इसको हम आराम से इसका मापन किया जा सकता है। तो छोटे कणों के लिए लैम्ब्डा का मान, छोटे कणों के लिए तरंगदैर्घ्य को आराम से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जबकि बड़े कणों के ऊपर इसको लगाते हैं तो मान बहुत कम आता है। ओके बच्चों, तो ये दे ब्रोगली समीकरण की सीमाएं, क्या लिखोगे इसमें कि दे ब्रोगली समीकरण को छोटे कणों पर आसानी से लगाया जा सकता है जबकि बड़े कणों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे में फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये लिख देना कि यहाँ लैम्ब्डा का मान बहुत कम आता है, अत्यंत कम है, इसका मापन करना कठिन है। फिर इसी प्रकार लिख दोगे जैसे छोटे कण इलेक्ट्रॉन पर दे ब्रोगली समीकरण लगाते हैं, इसी कंडीशन में तो ये मान आता है, इसका मापन किया, दे ब्रोगली समीकरण से इसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। कम तो है ये मान -10 है, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं है, तो इसका मान का मापन किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हमने दे ब्रोगली समीकरण को पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, जिससे कि हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को समझ सकें परमाणु के। ओके, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।